अस्सलाम दोस्तों। तो महाराष्ट्र के इलेक्शन के ताल्लुक से मैं पहले ही एक फ़ेसबुक लाइव कर चुका हूँ सेम डे जिस दिन रिजल्ट्स आए थे। लेकिन मुझे थोड़ा डिटेल में बात करना था, डिस्कस करना था आप लोगों से, तो मैंने सोचा भाई इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दिया जाए। और तो आप लोगों को भी जो मेरी समझ है, जो मेरी सोच है, वो आप लोगों तक पहुँचाई जाए। एक जो है ईवीएम की बात चल रही है, वो तो बहुत लोग कर रहे हैं, और मैंने ईवीएम के ऊपर तो एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट का थ्रेड बनाया था एक ज़माने में, और वो बहुत पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ईवीएम की डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो उसके ऊपर बहस बहुत तेज़ी से हो रही है। मैं कुछ और रीज़न्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो एक जो हम कंपैरिजन इमीडिएट करते हैं, जो मैं भी करता हूँ, हम सब लोग करते हैं कि भाई लोकसभा इलेक्शन जो अभी 6 महीने पहले हुए, उसमें इतनी बड़ी बढ़त मिली इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी को, तो फिर एनडीए और या महायुति, इन्होंने असेंबली इलेक्शंस में इतना अच्छा कैसे कर लिया विद इन 6 मंथ्स। तो इसके पीछे कुछ रीज़न्स है दोस्तों। जो इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो 2-3 लेवल पे होते हैं। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं। एक होता है कास्ट, एक होता है रिलीजन, फिर एक होता है वेलफेयर स्कीम्स, और फिर एक लास्ट होता है आइडियोलॉजी आपकी। अब वो लास्ट ही हो गई है आजकल, किसी की कोई आइडियोलॉजी रही नहीं। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ सबसे पहले बैकग्राउंड से कि 6 महीने पहले लोकसभा के इलेक्शंस में एमवीए को 31 सीट्स मिली थी, और जो महायुति है उसको कुछ 18-19 जो भी बची हुई सीट्स थी वो मिली होंगी। बीजेपी जो 28 लोकसभा में एमपी थे, वहाँ से गिर के 9 सीट्स पे आ गई थी। और 6 महीने के अंदर आज आप रिजल्ट देख रहे हो। मैंने तो लास्ट में रिजल्ट देखा भी नहीं, पर लगभग 230 के आसपास मेरा ख्याल है महायुति को मिली है। और बीजेपी अकेले खुद के दम पे भी इंडिपेंडेंट का सरकार बना सकती है, वैसा करेंगे नहीं, वो एक अलग बात है। तो अब ये 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि इतना ख़राब हालत हो गया। तो सबसे पहले जो महाविकास आघाड़ी के नेता है, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनको ये नहीं समझ में आया कि मोदी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। तो मोदी 2014 में जीते, उस वक्त मुद्दा था करप्शन, एक नैरेटिव था करप्शन। फिर मोदी 2019 में जीते, उस वक्त नैरेटिव था देशभक्ति। 14 में अच्छे दिन भी था, देशभक्ति और हिंदुत्व, क्योंकि वो बालाकोट वगैरह हुआ था उस वक्त। तो जब 2024 में इलेक्शंस हुए, तो यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी थी मोदी को लेके, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यूपी और बाकी जगह हो, कहीं पे बीजेपी कवर कर पाई, कहीं पे नहीं कर पाई। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्शंस हुए, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे को 2 ही साल हुए थे सीएम बने 2 ही साल हुए थे सीएम बने। 6 महीना पहले जब ये लोग हारे लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जो महायुति के नेता थे, सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने ये बोला कि भाई मैं अपोजिशन का लीडर का मतलब डेप्यूटी सीएम की पोस्ट छोड़ के संगठन का काम करना चाहता हूँ, संगठन को मजबूत करना चाहता हूँ आने वाले इलेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एमवीए के लीडर्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो लोग सीएम मतलब वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो लोग ऑलरेडी सीएम बन गए, ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे ऑलरेडी उनकी सरकार बन गई है। ऐसे बिहेवियर था जैसे ऑलरेडी बोलते ना कि भाई हमारे को सत्ता मिल गई है और सारे मंत्री पद डिसाइड हो गए और सीएम चेयर के लिए मगजमारी चल रही है, आपस में ही प्रॉब्लम चल रहा है। शिवसेना और कांग्रेस के बीच में खींचातानी हो रही है। बीच में शरद पवार ने भी बोल दिया कि नहीं, सीएम पे हम जो है डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो ये पिछले 6 महीने में लोगों ने देखा, जो सीट से शेयरिंग भी थी विकास आघाड़ी की, वो बहुत एंड वक्त तक चली, मतलब ऑलमोस्ट नॉमिनेशन डालने के लास्ट दिन तक, वो मैंने फेसबुक पे लिखा भी था, लास्ट दिन तक चली। तो इससे लोगों में एक मैसेज गया कि भाई ये तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो क्या हुआ था 2024 में, मोदी जो है वो लोगों को ग्रांटेड में लिया, उन्होंने लोगों को एकदम बेवकूफ़ समझा, 400 पार कर देंगे। तो लोगों ने उसको उसकी औकात दिखा दी कि भाई देख 400 पार तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े ख्वाब देख के कोई मतलब नहीं है, लोगों को घमंड पसंद नहीं है। तो लोगों ने मोदी को उसकी हैसियत दिखा दी और मोदी को 400 क्या 300 क्या 240 पे लेकर आ गए। उसी तरह था एमवीए के साथ में। क्या हुआ कि जब वो 24 के लोकसभा इलेक्शन में बहुत अच्छा करे उन्होंने, ये लोग ने, तो ये लोग को एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब तो हमारे सिवा कोई है ही नहीं, हम ही सीएम बनेंगे। तो लोगों को इन्होंने भी ग्रांटेड में लिया। एक एमवीए से और एक गलती ये हुई कि लोकसभा इलेक्शंस में, मैंने ये बात कहीं 2-4 जगह बोली भी थी जब इलेक्शन चल रहे थे अभी विधानसभा के, कि भाई माहौल नहीं दिख रहा है, उस तरह का माहौल नहीं है जैसा लोकसभा में बना था। लोकसभा में क्या था कि एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था, किसकी तरफ से? अपोजिशन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, कि संविधान खतरे में है।
और अदानी जो है उसको सब कुछ दे दिया जाएगा। तो एक जो नैरेटिव बिल्ड होने की वजह से क्या हुआ था कि लोगों के अंदर एक गुस्सा था। उसी समय जरांगे पाटिल का जो है मराठा आरक्षण का भी चल रहा था, मैं उसके ऊपर अलग से आऊँगा, पहले मैं ये टॉपिक ख़त्म कर लेता हूँ। तो लोकसभा में एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था, माहौल बना था। विधानसभा में किसी तरह का एमवीए कोई माहौल नहीं बना पाई। ये फैक्ट है, मतलब मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पर ये सच है कि माहौल नहीं बना था। ये ग्राउंड पे आपको दिख रहा था कि भाई माहौल बना नहीं है किसी, क्योंकि ऊपर से माहौल बनता है, नीचे से नहीं बनता है। लोग माहौल नहीं बनाते, लीडर्स माहौल बनाते हैं। तो जो माहौल नहीं बना और माहौल नहीं दिखा, उसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस भी डाउन हुआ, लोगों को ग्रांटेड में लिए। जैसे मोदी ने 400 पार बोला, यहाँ पे सीएम की डिस्कशन हो रही है, कौन क्या बनेगा उसकी डिस्कशन हो रही है। लोगों के मुद्दे के बारे में किसी भी तरह की कोई डिस्कशन हुई नहीं। जो स्टेज से भाषण भी दिए गए इंडिया अलायंस के लीडर्स के द्वारा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो काउंटर नहीं करे उन्होंने, मतलब वो एक स्पेसिफिक एक यही चीज़ थी कि शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया और उसी के बेसिस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तोड़ा गया, उसका आपको फल मिला। लोकसभा में आपको 31 सीट मिली। एमएलए इलेक्शन में जिस तरह का एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने जो स्कीम्स लेके आए थे वेलफेयर की लास्ट 2-4-6 महीने में, उसका काउंटर ठीक से नहीं हुआ। वो एक स्कीम लॉन्च किए थे 3,000 रुपये देंगे, लेकिन वो उसका काउंटर वैसे नहीं होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा जो बीजेपी थी, बीजेपी ने बहुत स्मार्टली क्या किया, कास्ट पॉलिटिक्स पे मैं आना चाहता हूँ। कास्ट पॉलिटिक्स में क्या हुआ कि जो जरांगे पाटिल थे, जरांगे पाटिल ने कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए, मराठा कैंडिडेट, और उसके बाद में वो कैंडिडेट को वापस ले लिया उन्होंने। वो इलेक्शन लड़े नहीं, बाद में उन्होंने कुछ कैंडिडेट को सपोर्ट वगैरह किया। तो इससे क्या हो गया कि वो जो कैंडिडेट खड़े हुए थे और जो मराठा कम्युनिटी थी, उन लोगों के अंदर थोड़ा सा असंतोष हो गया, अनसेटिस्फाइड हो गया कि भाई ये किस तरह का डिसीजन, आप पहले खड़ा कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, फिर कैंडिडेट को वापस कैंडिडेट ले रहे हो उसका। तो उसकी वजह से ये लोग भी थोड़ा, मराठा कम्युनिटी भी थी वो जरांगे पार्टी से थोड़ा नाराज़ हो गई। तो वहाँ पे भी एक डिवीज़न आया कि भाई ये तो बेवकूफ़ी है, मतलब पहले आप खड़ा कर रहे हो फिर मना कर रहे हो। जरांगे पाटिल का जो एजिटेशन था वो अपने पीक पे था लोकसभा में, लेकिन विधानसभा आते आते वो पीक पे नहीं रहा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी ने क्या किया, जो बंजारा समाज है उसको अपीस करना चालू किया। बंजारा समाज जो है उनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिलता है, पर उनको बंजारा समाज की मांग है कि उनको SC ST में जाना है। अब ये बंजारा समाज के लिए बीजेपी ने वाशिम में एक बंजारा विरासत संग्रहालय करके बनाया। इसका इनॉग्रेशन अभी अक्टूबर में हुआ था, नरेंद्र मोदी आए थे और बंजारा समाज को बड़े लेवल पे बीजेपी ने अपीस किया और रीच आउट किया, उनको समझाया और उनकी जो डिमांड्स थी उसके ऊपर सीरियसली उनसे कॉन्वर्जेशन किया। अब ये कौन है बंजारा समाज के लोग और इनका इम्पैक्ट क्या है? बंजारा समाज के जो लोग हैं वो लगभग इंडिया, महाराष्ट्र के अंदर 1.2 करोड़ की इनकी पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन जो है लगभग एक 11-12 करोड़ के आसपास होंगी, उसमें से 1.2 करोड़ बंजारा समाज के लोग हैं। बंजारा समाज का जो इम्पैक्ट है वो लगभग 40 to 45 विधानसभा सीट पे है। 40 to 45 डायरेक्ट, मतलब उनका इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है। टोटल इनके वोटर 75 लाख वोटर्स है महाराष्ट्र के अंदर, और ये ज़्यादातर वोटर वाशिम, यवतमाल, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, ये सब साइड पे है। तो इनका इम्पैक्ट था। तो जो बीजेपी इनको रीच आउट की कि भाई ऐसा ऐसा, तो मतलब बीजेपी ने क्या करी, जो कास्ट पॉलिटिक्स थी, कास्ट का एक अलग लेवल पर डिवीज़न किया इन लोगों ने। तो बीजेपी ने सिस्टम को ठीक से यूज़ किया, जो सिस्टम उनके पास था उसको अच्छे से यूज़ किया उन लोगों ने, और ये बंजारा समाज को, उनकी सिचुएशंस को समझा, उनसे थोड़ा कॉन्वर्सेशन किया, उनसे डिस्कशन किया, उनके लिए वो संग्रहालय बना दें। मोदी खुद आ गए और ये 75 लाख वोटर, 1.2 करोड़ जो पॉपुलेशन है, ये जो है वो बीजेपी की फ़ैन हो गई और इन लोगों ने बीजेपी को बहुत हाई लेवल पे सपोर्ट किया इस इलेक्शंस के अंदर। इनको SC ST में जाना है, बीजेपी ने इनसे कुछ प्रॉमिस किया होगा। आने वाले वक्त में जो है इसके अंदर भी आपको एजिटेशन देखने मिल सकता है कि बंजारा समाज को अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, रिजर्वेशन ऑलरेडी है उनके पास, पर उनको SC ST में जाना है, वो अगर उनको नहीं मिलता तो प्रॉब्लम्स हो सकती है बीजेपी के लिए। एक ये किया। दूसरा, जो OBC समाज है, बीजेपी का कोर वोट बैंक है, OBC समाज को भयंकर तरीके से डराया गया।
आपको पता है कि ओबीसी वैसे भी ज़्यादातर बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मराठा आंदोलन हो रहा है उसके अगेंस्ट में एक ओबीसी आंदोलन को खड़ा किया गया। और जरांगे पाटिल जो है वो बार बार बोलते हैं कि भाई हमको ओबीसी में रिजर्वेशन चाहिए, तो इससे ओबीसी समाज डरता है और बीजेपी अंदर इनको डराने का काम करती है। तो ये ओबीसी को इन्होंने पोलराइज़ किया, इन्होंने बंजारा समाज को पोलराइज़ किया, अपनी साइड लिया। तो एक मराठा, और जो मराठा थे वो डिवाइड हो गए क्योंकि जरांगे पाटिल ने यू टर्न ले लिया। तो ये 2-3 कास्ट लेवल पे ये 2-3 फैक्टर चले जिसकी वजह से जो बीजेपी थी उसको थोड़ा एज मिला। आप एक सिंपल कैलकुलेशन लगाइए, 75 लाख वोट एक समाज के, बंजारा समाज के, वो समाज संजय राठौड़ जो है शिवसेना शिंदे गुट के बड़े नेता है, वो जो है वो बंजारा समाज से ही आते हैं। तो 75 लाख वोट को अगर आप इनकी जो मेजर पॉपुलेशन है 45-50 सीट के अंदर अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो लाख लाख के ऊपर वोट है, 1-1 लाख के ऊपर वोट है इनके एक विधानसभा में, कहीं जगह पे वैसा है। उसके ये हो गई आपका कास्ट के ऊपर। तो कास्ट का फैक्टर जो बीजेपी ने बहुत अच्छे से खेला, एक तरफ ओबीसी को डराया मराठा के खिलाफ, रिजर्वेशन में मराठा आ जाएगा, दूसरी तरफ जरांगे पाटिल ने यूटर्न ले लिया, तीसरी तरफ बंजारा समाज को अपीस किया जिसकी 1.2 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो ये हो गया कास्ट लाइन पे। अब बीजेपी ने रिलीजियस लाइन्स पे क्या किया, बीजेपी को एक्चुअली ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी रिलीजियस लाइन्स पे, इसमें थोड़ा हमारे समाज की गलती है। क्या हुआ था कि लोकसभा इलेक्शंस में हम लोग मतलब हम लोग थोड़ा छुप के जो हमारे जो ओलमा वगैरह है, और हम लोग जो है ये बता रहे थे कि हाँ भाई वोट करना चाहिए, देश हित में वोट करना चाहिए, वोट करने जाना चाहिए। कभी किसी ओलमा ने ये नहीं बोला कि आप जाके कांग्रेस को वोट दे दो या उद्धव ठाकरे को वोट दे दो और आप इनको हरा दो, ऐसा लोकसभा इलेक्शंस के वक्त नहीं हुआ। अब क्या हुआ, जो ये इलेक्शन था विधानसभा के इलेक्शन, इसमें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड था, उसने 17 डिमांड अपनी रख दी अपोजिशन पार्टीज़ के पास कि भाई ये 17 डिमांड को आप पूरी करो। इसमें आरएसएस को बैन करो, इमामों को सैलरी दो, स्टाइपेंड दो 15,000 रुपया, पुलिस भर्ती में मुसलमानों को लेके आओ, रिजर्वेशन 10% दो मुसलमानों को आज तक जो भी डिमांड रही है महाराष्ट्र के अंदर 10% की डिमांड मैंने कभी नहीं सुना। जब से मैं पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ लास्ट 10-15 साल में 5% रिजर्वेशन की डिमांड मुस्लिम्स करते हुए आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में, 5% दोनों जगह। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन महाराष्ट्र में 12-13% है। तो अगर आप 10% रिजर्वेशन मांगते हो तो आप 100% पॉपुलेशन को कवर करने बोल रहे हो, वैसा उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो 5% है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी 5% एजुकेशन में देने बोला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। लेकिन ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने जब अपनी 17 डिमांड्स रखी, तो ये जो डिमांड थी इसको आरएसएस ने, बजरंग दल, वीएचपी, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, करोड़ों लोग काम करते हैं, इन लोगों ने घर घर तक इसको पहुंचाया कि भाई देखो अपोजिशन पार्टीज किस तरह से ओलमा बोर्ड के से दब के काम कर रही है और मुसलमानों के लिए काम कर रही है, चाहे वो उद्धव ठाकरे शिवसेना हो या कांग्रेस हो या एनसीपी हो। तो इससे क्या हुआ कि जो हिंदू वोट था वो कंसोलिडेट हुआ, हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया गया, उनको बताया गया कि अपोजिशन पार्टी तो मुस्लिम्स के लिए काम कर रही है और ये लोग जब जीत के आएंगे तो ये 17 डिमांड को पूरा करेंगे। हालांकि किसी भी अपोजिशन पार्टी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने तो इसका नाकारा भी था, पर वो एक बार चल जाता है मार्केट में चीज़ें कि भाई ये लोग कर रहे हैं तो फिर वो आ जाती है प्रॉब्लमेटिक। तो ये ऑल इंडिया ओलमा बोर्ड से जो आया लेटर, मैं ये नहीं बोल रहा है सही है गलत है, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इससे हिंदू कंसोलिडेशन हुआ और मुसलमान एक तरफ हुआ और हिंदू को कंसोलिडेट किया गया, ये बता के भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके अलावा जरांगे पाटिल और सज्जाद नोमानी जो मौलाना साहब है, उन्होंने लेटर्स इशू करे कि भाई इस कैंडिडेट को वोट दो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस कैंडिडेट को वोट दो ये कॉन्स्टिट्यूंसी। इससे भी हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। होता क्या है कि जब मान लो एक कम्युनिटी जब बढ़ चढ़ के इस तरह के लेटर्स निकालने लगे, इस तरह की डिमांड सामने, देखो ये डिमांड करना, लेटर निकालना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। कैंडिडेट वाइज आप लेटर निकाल रहे हो कि इसको वोट दो उसको वोट दो, आप ये सारी चीज़ें ढकी छुपी करी जाती है। आरएसएस से सीखना चाहिए सब। आरएसएस जो है सामने तो ये जो बात करते हैं, ये बात करते हैं देशभक्ति की, सामने जो बात करते हैं ये देश को जोड़ के रखने की, लेकिन जब ये पीछे जाते हैं
तो ये बात करते हैं हिंदुओं के, मतलब मुसलमानों के खिलाफ कि भाई अपने को हिंदू राष्ट्र बनाने का 100, अब तो खुल के भी बोलने लगे। और फिर वहाँ तो बहुत कुछ चलता होगा मुसलमानों के बारे में, वो सब मैं जानना नहीं चाहता मैं। और उसके अलावा जब अपर क्लास अपर कास्ट के लोग बैठते हैं तो वो लोग लोअर कास्ट जो हिंदूज़ है उनके खिलाफ भी जहर उगलते होंगे, वैसे भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। तो ये होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन एक माइनॉरिटी कमेटी अगर इस तरह से हावी होके, और एक शिवसेना जो पार्टी है जो नई नई सेकुलर, मतलब नई नई कांग्रेस के साथ में आई हुई है, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है पोजीशन लेने के लिए, क्योंकि आइडियोलॉजी के लेवल पे उनके वोटर्स जो है वो राइट विंग हिंदू वोटर्स है, और अब वो जो अलाइन कर रहे हैं वो सेंटर टू लेफ़्ट पार्टी के साथ जा रहे हैं। पहले सेंटर टू राइट थे, पहले तो पूरे राइट थे, फिर सेंटर टू राइट हुए, तो अब कांग्रेस एनसीपी जो सेकुलर पार्टी मानी जाती है इंडिया में, तो उनके साथ जा रहे हैं। तो ये शिवसेना जैसी पार्टी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि भाई इसको किस तरह से किया जाए। तो ये एक फैक्टर रहा जो मुसलमानों का ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से जो भी इसमें लेटर्स जारी किए गए, जो भी डिमांड्स की गई। देखो क्या होता है, आप डिमांड्स आप रखो लेकिन इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए, इसको ढक छुपा के अकेले में मिल के बात करना चाहिए कि भाई हम ये चाहते हैं। अगर आप एक्चुअली में आपको अगर कोई काम करवाना है तो आपको थोड़ा छुपा के रखना पड़ता है, और आज के समाज में इंडिया में ये ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया जो है मेजॉरिटेरियन की तरफ जा रहा है, तो वो ज़्यादातर हिंदुत्व जो चल रहा है पूरे भारत में। अब इससे हुआ क्या कि इससे बीजेपी को आसानी हो गई, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नैरेटिव चलाने के लिए, एक है तो सेफ़ है। तो जो कास्ट पे लोग डिवाइड हो रहे थे, जो मराठा एक तरफ अपना आरक्षण मांग रहे थे, ओबीसी एक तरफ डरे हुए थे, बंजारा हावी हो रहे थे सरकार के ऊपर, तो बीजेपी ने क्या करी, इन सबको एक लार्जर आइडियोलॉजी जो है वो हिंदुत्व के बेस के अंदर लेके आ गई, और इनको बोला कि भाई ऐसा करो, आप लोग साथ में रहो, और ये देखो ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, सज्जाद नोमानी मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, ये तो आपका सब खा जाएंगे, ये आपके रिजर्वेशन में आ जाएंगे, ये आपका हक मारेंगे, और ये सब करके ऐसा हुआ ये इलेक्शन के अंदर। तो ये मतलब मेजर 3-4 पॉइंट थे जो ये सिलेक्शन में। इसके अलावा जो एक सब लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है लाड़की बहना के बारे में, लाड़की बहन योजना। अब लाड़की बहन योजना जो है उसका वो भी एक गेम चेंजर ही है, लेकिन आप उसका इम्पैक्ट समझो। लोग समझते नहीं है, लोग मजाक मस्ती उड़ा रहे हैं इसकी, पर आप सीरियसली इसके बारे में सोचो कि 2.5 करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ औरतों को पिछले 3 महीने में उनके अकाउंट में 7,500 रुपये गए। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम वो 1,500 रुपये के आसपास है। इंडिया की में पर कैपिटा मतलब हर फैमिली की या फिर हर इंसान की एक इनकम जो इंडिया में एवरेज सबकी इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड किया गया तो 1,500 रुपये है। और यहाँ पे सरकार आपको 1,500 रुपये दे रही है, अब 2,100 होने वाला है वो, और उसके अंदर दिवाली में बोनस आके 4,500 रुपये मिल गया। तो उसमें जो लोगों को 7,500 रुपये 3-4 महीने के अंदर मिला, 2.5 करोड़ औरतों को पैसा मिला है, ऐसा सरकार का दावा है, और लोगों को पैसा मिला है, मैंने भी कई लोग से पूछा हूँ। तो पैसा मिला। अब ये 2.5 करोड़ को अगर आप डिवाइड करो, 288 सीट्स हैं इंडिया में, तो 288 सीट्स अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हर सीट के ऊपर लगभग 8,000 के आसपास वोटर आता है, 8 साढ़े 8,000 के आसपास। तो 8 साढ़े 8,000 ये एक्स्ट्रा वोट जो शायद बीजेपी को नहीं मिलता अगर लाड़की बहन योजना नहीं होती, तो ये हर सीट के ऊपर उनको मिल रहा है। अच्छा, फिर अब ये वोट का एक दूसरा सीन भी है कि मान लो कोई महिला दलित है, कोई मुस्लिम है, कोई और कुछ है, मराठा है, जो बीजेपी के खिलाफ है समाज, लेकिन वो औरत को उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, और उसको समझा दिया गया है कि भाई अगर ये सरकार चले गई तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो औरत भले अपने घर में कुछ भी बोले, लेकिन वो जाके उसको पता है कि वोट किसको देना है, जो पैसे दे रहा है उसी को देना है। तो पैसे की लॉयल्टी होती है, पैसे देने वाले को वोट मिल जाता है। तो उस तरह से लाड़की बहन योजना जो है, जिसमें 2.5 करोड़ औरतों को फ़ायदा हुआ, 6% औरतों का वोट बढ़ा भी इसके अंदर, ये इलेक्शन के अंदर, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। मैंने आपको मैथ समझाया उसकी, 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ औरतें जिनको मिला है उसका बेनिफिट। तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई किस तरह से औरतों को फ़ायदा हुआ, और उन्होंने फिर जाके
ये सरकार को वोट दिया, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट जो है इसके अंदर ये है कि मेरा ख्याल है, मेरे को ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ है तो ये इसको काउंटर नहीं कर पाए, लाड़की बहन योजना को काउंटर नहीं कर पाए ये लोग। इन लोगों ने सिर्फ आके ये बोल दिया कि भाई ये लोग 1,500 दे रहे हैं, अभी 2100 का वादा कि हम आपको 3,000 दे देंगे, बट वो मैसेज लोगों तक नहीं गया मेरे ख्याल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला एक माहौल नहीं था। दूसरा क्या है कि जो बेनिफिट है महायुति को, ये बेनिफिट है कि उनके पास एक आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा वो लोग सत्ता में थे, सत्ता के में होने के एक अलग बेनिफिट होते हैं। सत्ता में होने से क्या होता है कि पुलिस आपके पास होती है, गवर्नमेंट आपके पास होती है, सारी म्यूनसिपाल्टी के जो वहाँ पे गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं वो आपके पास होते हैं। सत्ता होने की वजह से बिजनेसमैन आपके जेब में होते हैं, और आपकी जो कार्यकर्ता उनमें जोश होता है क्योंकि वो सत्ता वाली पार्टी के साथ में है, तो उनको भी बेनिफिट मिलता है उसका। और प्लस आरएसएस आपके साथ है। आरएसएस एक सेल्फलेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास इतने लोग हैं, करोड़ों उनके वॉलंटियर है। तो ये सब स्कीम्स होना एक बात होती है ऑन पेपर, एक बात होती है पैसा मिलना, लेकिन दूसरी बात होती है लोगों तक मैसेज पहुंचाना कि भाई ये हम पैसा दे रहे हैं, आगे भी देंगे। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लास्ट में, मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। 2-3 चीज़ें, थोड़ा लंबा वीडियो मैंने जानबूझ के बनाया क्योंकि मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करना चाहता था। मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी, 2 साल की गवर्नमेंट भी थी, लास्ट 4-6 महीने में उन्होंने काम अच्छा किया ये लोग ने, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि इनको और 5 साल दे के देखना चाहिए। अब वो लोग सही साबित होते कि गलत मालूम नहीं। मोदी ने लोकसभा में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, 400 पार करेंगे, और उसकी वजह से उसकी सरकार नहीं आई। और इधर पे एमवीए ने भी उसी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। इलेक्शन के रिजल्ट्स के एक दिन पहले एक नेता बोलता है कि कल 11 बजे फला नेता का नाम एज ए सीएम अनाउंस होगा, 15-24 घंटा पहले, और सीएम चेयर के लिए लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, सीट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो वो एक फंडा रहा जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। तो चाहे मोदी हो चाहे एमवी हो, लोगों का ये कहना है कि भाई कोई हमको हल्के में नहीं ले सकता, कोई हमको ग्रांटेड में नहीं ले सकता। बंजारा समाज को रीच आउट किया बीजेपी ने, जरांगे पाटिल हो या फिर मराठा आंदोलन जरांगे पाटिल का, या फिर हमारे जो मुस्लिम उलमा वगैरह हो, उनका जो भी एक्टिविटीज़ थी वो बैकफायर की इस इलेक्शन के अंदर। लास्ट लाड़की बहन योजना, ये योजना से डेफिनेटली इनको फ़ायदा हुआ है। अगर आप देखो इन ऑल 8,500 वोट सिर्फ लाड़की बहन योजना से एक सीट के ऊपर बढ़ जाता है। 8,500, 2.5 करोड़ लोगों को, 2.5 करोड़ औरतों को पैसा मिला है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा मुस्लिम वोटों के अंदर भी डिवीज़न हुआ है, मराठा वोटों में भी डिवीज़न हुआ है, ओबीसी वोट कंसोलिडेट हुआ है, बंजारा वोट कंसोलिडेट हुआ है बीजेपी के पास। तो ये सारे रीज़न्स रहे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं जवाब दूंगा आपका। और मैंने पहली बार इतना सुकून से, आराम से, इतना लंबा वीडियो बनाया है। आप लोग देखिए, अगर आपने यहाँ तक आप पहुँचे और आपने पूरा वीडियो देखिए तो शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।